दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 32। इसमें हम आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शंस हैं सर हेनरी मैन, ऑस्टिन, लॉर्ड ब्राइस या फिर लास्की। तो आप जब राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक और विचारक के रूप में सर हेनरी मैन का नाम आता है। तो याद रखिएगा, हेनरी मैन जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उन्होंने कहा कि जनजातियों या कबीलों का विकास पितृसत्तात्मक सिद्धांत से हुआ है और यही कबीले आगे चलकर राज्य के रूप में विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये कथन किसका है। देखिए, अराजकतावादियों का, व्यक्तिवादियों का, मार्क्सवादियों का या श्रम संघवादियों का। तो आप जानते हैं दोस्तों, अराजकतावादी विचारक जो हैं वो राज्य को बुराई भी मानते हैं और गैर जरूरी भी मानते हैं। यानी राज्य एक गैर जरूरी बुराई है यानी अनावश्यक बुराई है, ये अराजकतावादी यानी एनार्किस्ट थिंकर मानते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य एक अनावश्यक या गैर जरूरी बुराई है, ये कथन अराजकतावादियों का है। और अराजकतावादी ये कहते हैं कि राज्य का कोई औचित्य नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। ये राज्य या शासन के किसी एक विशेष रूप का ही नहीं वरन सभी रूपों में राज्य और शासन का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य राज्य के पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, बाह्य आक्रमण से रक्षा, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना, समझौते को मनवाना। तो देखिए, कौन सा कार्य राज्य के पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, ऐसा राज्य जिसमें सरकार का काम केवल कानून और व्यवस्था कायम रखने, अपराधियों को दंड देने, कर वसूलने तक सीमित होता है, उसे पुलिस राज्य कहते हैं। यानी बाह्य आक्रमण से रक्षा, सार्वजनिक कानून को मनवाना और समझौते को मनवाना, ये सभी पुलिस राज्य की श्रेणी में आता है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है ये दोस्तों पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है राज्य के। अगर आप देखिए तो जनसाधारण के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवश्यक वस्तु और सेवाओं व्यवस्था यानी सुख दुख से विशेष सरोकार जो है पुलिस राज्य नहीं रखता है। और ये शब्द प्रहरी राज्य के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। और आप जान लीजिए कि जो प्रहरी राज्य है कानून व्यवस्था और बाह्य आक्रमण से रक्षा तक ही सीमित होता है और इसको कल्याणकारी राज्य का विपरीत रूप भी कहा जाता है। तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा ये कल्याणकारी राज्य का कार्य है, पुलिस राज्य का नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म राज्य कौन सा राज्य है। ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए, धर्मों पर आधारित है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, सभी धर्मों का आदर करता है या धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्थित करता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, धर्म राज्य वो राज्य होता है जो धर्म संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। धर्मतंत्र को थियोक्रेसी कहा जाता है और ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी धर्म विशेष को सर्वोच्च मान्यता दी जाती है और शासन पर उस धर्म के पुरोहितों और मठाधीशों का नियंत्रण रहता है, उसको धर्मतंत्र या धर्म राज्य कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसने कहा है कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र, वरन ये इससे बहुत कुछ अधिक है। ये कथन किसका है। तो देखिए, सही उत्तर है गार्नर। दोस्तों, ये कथन गार्नर का है जो कहते हैं कि राज्य जो है ये न तो ईश्वर की सृष्टि है, न उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की उपज है, न परिवार का विस्तृत रूप है। ये तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। और आप जान लीजिए, गार्नर राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण विचारक में माने जाते हैं और इनकी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, राज्य के विकास के संदर्भ में उपरोक्त पदों का सही क्रम कूट के आधार पर चुनना है। तो राज्य का विकास किस तरह से हुआ है आपको बताना है।
इसमें देखिए सबसे पहले नगर राज्य यानी सिटी स्टेट आता है, उसके बाद राज्य समाज आता है, फिर उसके बाद देखिए समाज राज्य आता है, और फिर सबसे लास्ट में राष्ट्र राज्य यानी जो हमारा राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट आता है। तो राज्य के ऐतिहासिक विकास का जो क्रम है दोस्तों, ये आप देखिए प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद यूनानी नगर राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, मध्ययुगीन सामंती राज्य, पूंजीवादी राज्य और आधुनिक युग का समाजवादी राष्ट्र राज्य। तो इस तरह से राज्य के विकास का जो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, ये है सबसे पहले नगर राज्य, फिर राज्य समाज, फिर समाज राज्य और उसके बाद राष्ट्र राज्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 4, 3 और 2। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का संबंध किससे है? मार्क्स, लॉर्ड बेवरेज, एफ.डी. रूजवेल्ट या महात्मा गांधी? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का संबंध जो है ये लॉर्ड बेवरेज की बेवरेज रिपोर्ट से है, और सबसे पहले इसी में जो है दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेवरेज की रिपोर्ट 1943 में कल्याणकारी राज्य का विस्तार या विचार दिया गया। और आप जान लीजिए कि इसमें जो है 5 बड़ी बुराइयों, बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय अभाव यानी जिसके पास घर नहीं है उसको उन्मूलन के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई है। लेकिन आप जान लीजिए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो सूत्रपात है, जिसको कहा जाएगा कि वैचारिक जो कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास या सूत्रपात है, ये ग्रीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ग्रीन ने जो है 3 बड़ी बुराइयों, अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? कांट, हीगल, बर्क या बोसांके? तो सही उत्तर है हीगल। दोस्तों जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, इसने राज्य को अनेक विशेषणों से जो है अलंकृत किया है। वो राज्य को ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण कहता है। राज्य विश्वात्मा यानी ईश्वर का पार्थिव रूप है, और वह पृथ्वी पर विद्यमान ईश्वरीय विचार है। संसार के संगठन में व्यक्त ईश्वरीय इच्छा है, और ये पूर्ण बौद्धिकता की जो है अभिव्यक्ति है। तो याद रखिएगा, हीगल राज्य को विश्वात्मा के रूप में प्रस्तुत करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का चयन करें। चेतना, राज्य, अधिकार और स्वतंत्रता। तो ग्रीन के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन है जो कि बार्कर ने कहा है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है। मानव चेतना सबसे पहले आएगी। मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है। स्वतंत्रता में क्या है? अधिकार निहित हैं, और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। तो सबसे पहला जो प्राथमिकता है ये जो स्वतंत्रता संबंधी विचार में ग्रीन की, वो है मानव चेतना। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से कोई परिभाषा या प्रस्तावना आप याद करते हैं तो उसमें शब्दों का क्रम बहुत जरूरी है। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें जो शब्दों का क्रम है वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न में वही पूछा गया है, बार्कर का कथन आपको याद रखना चाहिए कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं, और अधिकारों के लिए राज्य जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो और बार्कर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रिपब्लिक दोस्तों ये प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो द्वारा 2 साधनों का सुझाव दिया गया है, शिक्षा और साम्यवाद। दोस्तों प्लेटो द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व से प्रभावित होकर रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक जो है राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया, कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? प्लेटो,
हाफ्स, रूसो या ग्रेन? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है रूसो। आप जान लीजिए कि रूसो ने सर्वोच्च इच्छा और सर्वोच्च विवेक के लक्षणों को मिलाकर भ्रांति पैदा की है। जहाँ तक लोकतंत्र के समर्थक रूसो के लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को महत्व देते हैं, वहीं पे पूर्ण सत्तावाद के समर्थक उसे राज्य के असीम प्रभुसत्ता का भी उन्नायक मानते हुए तानाशाही को वैध ठहराते हैं। तो रूसो को दोस्तों लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, राज्य के निर्माण से संबंधित है कि राज्य ओक या चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले लोगों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर, जब आप पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहला अध्याय प्लेटो के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पे ये कथन आता है कि राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले लोगों के चरित्र से निर्मित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी और अन्य संबंधी कार्यों में किसने वर्गीकृत किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल ने। दोस्तों J.S. मिल ने कार्यों का दो भागों में वर्गीकरण किया है। जो कार्य शुद्ध रूप से व्यक्ति से संबंधित होते हैं उसे स्वतंत्रता की पूर्ण सुविधा दी जानी चाहिए, उसको स्व विषयक कार्य कहा जाता है। लेकिन जिन कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता हो उनके संबंध में उसे ये स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, उसको पर विषयक कार्य कहा गया है। तो आत्म संबंधी और अन्य संबंधी या पर संबंधी कार्यों को J.S. मिल ने वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकृत स्वरूप क्या है? लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, सम्मान तंत्र और अल्पतंत्र? तो देखिए दोस्तों, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का जो प्रथम विकृत स्वरूप है वो एक प्रकार से सम्मान तंत्र है। और इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जो संरक्षक या गार्जियन है वो साम्यवाद का पतन होने पर दार्शनिक राजाओं के शासन या राजतंत्र का पतित रूप सामने आता है। और इसमें योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से राज्य का संचालन करते हैं। ये राजतंत्र का पहला विकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों। युद्ध के विषय में T.H. ग्रीन का क्या कहना है? पहला है कि राज्य की प्रभुसत्ता का प्रतीक है, सामूहिक नरसंहार है, सामाजिक विकृतियों का प्राकृतिक उपचार है और राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है। दोस्तों ग्रीन जो है, ग्रीन आदर्शवादी है, हीगल भी आदर्शवादी है, लेकिन युद्ध के संबंध में जो है ग्रीन हीगल से पूरी तरह भिन्न है। जो हीगल के विचार हैं वो युद्ध के समर्थन में हैं, जबकि ग्रीन युद्ध को किसी भी प्रकार से उचित या वैध नहीं ठहराता है। और यही विचार उसके विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के पोषक हैं। ग्रीन हीगल की युद्ध संबंधी अवधारणा का खंडन करता है। और दोस्तों हीगल जहां युद्ध को वैध या युद्ध को अच्छा मानता है, वहीं ग्रीन ने युद्ध को एक सामूहिक हत्या के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है। अगला प्रश्न है। संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहला उदारवादी है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए, संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु पहला उदारवादी है, ये कथन जो है किसका है आपको बताना है। तो ये बारकर का कथन है। दोस्तों बारकर का शब्द है कि अरस्तु ने संत थॉमस को सिखाया, संत थॉमस के द्वारा उसने कैथोलिक यूरोप को सिखाया, संत थॉमस के द्वारा उसने रिचर्ड होकर को भी सिखाया, जिसके कानून तथा सरकार के सिद्धांत का उद्गम यही है। तो सही उत्तर ये कथन अर्नेस्ट बारकर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों। किसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है? पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु या सिसरो? तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए, पाइथागोरस एक यूनानी विचारक और दार्शनिक था। इसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है और इसको प्लेटो ने भी स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, एक बुक है और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज किसकी रचना है आपको बताना है। तो सही उत्तर है लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि राजाओं को देवता कहना उचित है, जेम्स प्रथम का कहना है, क्योंकि वो पृथ्वी पर ईश्वर की जो है छाया है और राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ये जेम्स प्रथम का कहना है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इस कथन से संबद्ध है कि यदि संप्रभुता संपूर्ण न होगी तो राज्य का अस्तित्व न रहेगा। देखिए, हॉब्स, ऑस्टिन, हालैंड या हीगल। तो संप्रभुता की संपूर्णता पर जो है हॉब्स का ये विचार है। दोस्तों, हॉब्स का संप्रभु अविभाज्य और अविच्छेद्य होता है, और यदि संप्रभु की सत्ता को स्वीकार किया जाता है तो राज्य का अस्तित्व रहता है, और यदि नहीं तो अराजकता होती है। और आप जान लीजिए कि हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता का पोषक है, और ऑस्टिन ने एकलवादी संप्रभुता की अवधारणा का जो है विचार दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का विधिवाद सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था। देखिए, बोंदा, लॉक, रूसो या ऑस्टिन। तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन। दोस्तों, जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत की सबसे स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की है, और ऑस्टिन एक विधिवेत्ता था, इसलिए उसके विश्लेषण और स्पष्टीकरण में नैतिकता और ऐतिहासिक तत्वों का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता यानी पब्लिक सॉवरेनिटी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। तो आप जानते हैं रूसो दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक है। और आप देख लीजिए कि रूसो दो कारणों से लोकप्रिय संप्रभुता की सर्वोच्चता स्वीकार करता है, क्योंकि वो प्रभुसत्ता का आधार सामान्य इच्छा यानी जनरल विल को मानता है, और दूसरा वो कहता है कि प्रभुसत्ता या सामान्य इच्छा का ध्येय जन कल्याण या सार्वजनिक कल्याण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकारों का कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अधिकारों के 5 सिद्धांत हैं, प्राकृतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, सामाजिक कल्याण और आदर्शवादी सिद्धांत। और इसमें जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, नेचुरल राइट्स थियरी जो है, ये सबसे पुराना सिद्धांत है, और इसके अनुसार मनुष्य के अधिकार प्राकृतिक हैं और उन्हें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है, देखिए, जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये विचार किसका है। तो सही उत्तर है जॉन लॉक। दोस्तों, लॉक कहता है कि कानून स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य दशा है, और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्रता के प्राकृतिक विधान पर निर्भर था। राज्य की स्थापना के पश्चात भी कानून और स्वतंत्रता में वही संबंध लॉक बताता है, इसीलिए उसका ये कथन है कि जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, आपको बताना है। नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, और उदारवादी लेखक अधिकारों को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक तो नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकार में जीवन रक्षा, विचार और भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास की आज़ादी, कानून के सामने स्वतंत्रता और न्याय पाने का अधिकार, निजी संपत्ति रखने का अधिकार शामिल है। तो स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है, और दिए गए कूट से उनका सही उत्तर चुनना है। देखिए, यहाँ पे कुछ कथन हैं और आगे आपके इनसे संबंधित विचारक हैं। इन कथन से आपको सही मिलान करना है। देखिए, सच बोलना और अपना कर्ज अदा कर देना न्याय है, ये कथन किसका है? ये सिफालस का है, और ये प्लेटो के समय के प्रमुख सोफिस्ट विचारक थे। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना ही न्याय है। तो ये दोस्तों पोलीमार्कस का कथन है। आप जान लीजिए कि ये पोलीमार्कस का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना ही न्याय है। और एक कथन आप जानते होंगे कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये थ्रेसिमेकस का कथन है, थ्रेसिमेकस। और न्याय भय का शिशु है, ये ग्लाउकन का कथन है। ग्लाउकन कहता है न्याय भय का शिशु है। और दोस्तों, प्लेटो जब अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करता है तो इन सभी जो विचारक हैं इनके सिद्धांतों की त्रुटियां और तर्क पर परीक्षण करता है, उसके बाद ही वो अपने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। तो सच बोलना, अपना कर्ज अदा करना न्याय है, सिफालस। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, पोलीमार्कस। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, थ्रेसिमेकस। और न्याय भय का शिशु है, ये ग्लाउकन का कथन है। तो इस हिसाब से आप सही सुमेलन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया था।
देखिए मार्क्स, स्पेंसर, डार्विन या टी.एच. ग्रीन। तो सही उत्तर है टी.एच. ग्रीन। दोस्तों थॉमस हिल ग्रीन जो है ये स्वतंत्रता के जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष हैं उसके प्रतिपादक हैं। ग्रीन का कहना है कि किसी कार्य को करने या किसी वस्तु का उपयोग करने के रूप में दूसरे के साथ रहकर या आनंद लेने योग्य है वही स्वतंत्रता है। तो टी.एच. ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सभी को समान राजनीतिक अधिकार, सभी को समान आर्थिक अधिकार, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है सभी प्रकार के भेदभाव। देखिए सभी प्रकार के भेदभाव, रंग, धर्म, मत, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों सामाजिक अधिकार वो है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, रंग, धर्म, मत, लिंग इत्यादि पर कोई विशेषाधिकार न हो, उसे ही सामाजिक न्याय कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उदारवाद यानी लिबरलिज्म का मूल सिद्धांत क्या है। और ये सबसे आसान प्रश्न है इस वीडियो का। तो आप जानते हैं वैयक्तिक स्वतंत्रता। दोस्तों उदारवाद जो है ये लिबरलिज्म शब्द से बना है और लिबरलिज्म जो है या लिबर्टी दोनों ही शब्द आपके लीबर या लाइबर जो कि लैटिन भाषा का शब्द है वहाँ से बना है। इसका अर्थ स्वतंत्रता अथवा मुक्तता की दशा या बंधन रहित होना है और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, आपको भी बताना है। निवारात्मक, प्रतिफलात्मक, सुधारात्मक या शैक्षणिक सिद्धांत। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों देखिए ये हमारा ग्रीन है टी.एच. ग्रीन, इसने निवारात्मक, प्रतिफलात्मक और सुधारात्मक उद्देश्यों का समर्थन करते हुए प्रतिरोधात्मक या निवारात्मक स्वरूप पर अधिक जोर देता है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि दंड का ध्येय अधिकारों के उल्लंघन को रोकना और अधिकारों और कर्तव्यों की इस व्यवस्था को सुरक्षित रखना है जो जीवन के उच्चतम नैतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उदारवादियों के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। राज्य को लोगों को कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरा है राज्य के लोगों के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य एक आवश्यक अच्छाई है और राज्य को केवल न्यूनतम आवश्यक कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य एक आवश्यक अच्छाई है ये समाजवाद का है। राज्य को केवल न्यूनतम कार्य करना चाहिए और राज्य के लोगों के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये दोस्तों शुरुआती उदारवाद या जिसको व्यक्तिवाद कहा जाता है उसका गुण है। लेकिन उदारवादियों के दृष्टिकोण को ऑप्शन ए सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। और आप जानते हैं कि प्रारंभ में उदारवाद ने फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार व्यवस्था को सामान्य हित का उपयुक्त साधन माना था और राज्य के लिए हस्तक्षेप की नीति यानी लेसेस फेयर का समर्थन किया था। लेकिन बाद में इसने बाजार व्यवस्था को सामान्य हित के अनुरूप नियमित करते हुए आवश्यकता स्वीकार करते हुए कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपना लिया था। अगला प्रश्न है आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है किसके लिए, समूह के लिए, व्यक्ति के लिए, जनता के लिए या श्रमिक वर्ग के लिए। तो जो परंपरागत व्यक्तिवाद था दोस्तों ये व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की मांग करता था, लेकिन आधुनिक व्यक्तिवाद समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है, क्योंकि आधुनिक या नवीन व्यक्तिवाद मानता है कि समूहों को व्यक्ति की उन्नति का सर्वोत्तम माध्यम माना जा सकता है और उन्हें ही उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रभावशाली प्रतिभूति माना जाता है जो मिल के द्वारा व्याख्या किए हुए पुराने व्यक्तिवाद का सर्वाधिक मूल्यवान तत्व है। तो आधुनिक व्यक्तिवाद दोस्तों व्यक्ति के बजाय समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए मार्क्स मानता है, इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई है, राज्य का आधार शक्ति है, संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है और राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और शुभ जीवन के लिए बना रहा। तो इसमें मार्क्स की मान्यता क्या है, बहुत आसानी से आप इसको चयन कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मार्क्स का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई है
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं, ऐसे समाज भी रहे हैं जिनमें राज्य नहीं था, जिनमें राज्य था, सार्वजनिक शक्ति की कोई कल्पना ही नहीं थी और आर्थिक विकास के क्रम में ऐसी अवस्था आई जब समाज अनिवार्यतः वर्गों में विभाजित हो गया और इस विभाजन का अनिवार्य परिणाम राज्य के रूप में सामने आया था। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ क्या है? देखिए, इतिहास केवल मौलिक जीवन से संबंधित है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास सर्वोच्च मानव की कहानी या इतिहास आर्थिक मानव की कहानी है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से दोस्तों ऐतिहासिक भौतिकवाद ये मानता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। दोस्तों ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में माना जाता है और इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है, जहां पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है और ऐतिहासिक भौतिकवाद दोस्तों उसका अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से किस पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी या रीजन एंड रिवोल्यूशन। तो बताइए किस पुस्तक की रचना मार्क्स के द्वारा की गई है? तो ये है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यानी हिंदी में आप इसको लिखें दर्शन की दरिद्रता। देखिए दर्शन की दरिद्रता ये मार्क्स की कृति है और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये देखिए फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी दोस्तों ये प्रूधो की रचना है और इसी के जवाब में मार्क्स ने पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की रचना की है। और जोसेफ शुम्पीटर की पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी और स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये देखिए स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक की रचना लेनिन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है? तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। दोस्तों ये लेनिन की महत्वपूर्ण कृति है और इसी ने लेनिन ने ही दोस्तों साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किस विचारक ने विशिष्टवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया? विशिष्टवाद या विशिष्ट वर्ग जो हैं दोस्तों जिनको हम एलीट क्लास कहते हैं, तो विशिष्टवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किसने किया? तो ये हैं जेम्स बर्नहम। दोस्तों जेम्स बर्नहम ने विशिष्ट वर्ग के संबंध में आर्थिक दृष्टिकोण या आर्थिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया है। उसके अनुसार जो संभ्रांत वर्ग है या एलीट क्लास है वो सत्ता का आधार उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर उसके प्रभुत्व और नियंत्रण में निहित है और ये देखना कि किसी समाज में शासक समूह कौन है उसका सरलतम उपाय ये देखना है कि किस समूह में सबसे अधिक आय और संपत्ति है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार निम्नांकित में से कौन अधिरचना का भाग है? अधिरचना आधार का नहीं, अधिरचना का। वर्ग, वैधानिक संस्थाएं, उत्पादन के साधन और दल। तो सही उत्तर है वैधानिक संस्थाएं। दोस्तों मार्क्स ने समाज के कानूनी और राजनैतिक ढांचे तथा सामाजिक चेतना की कई अभिव्यक्तियां की, जैसे धर्म, नैतिक आदर्श, साहित्य, कला और संस्कृति। ये सुपर स्ट्रक्चर की श्रेणी में रखा गया है और आर्थिक आधार जो आधार होता है वो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन संबंध होते हैं, लेकिन वैधानिक संस्थाएं जो हैं वो अधिरचना का भाग होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी समाजवादी विचारधारा ये मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी समाजवादी विचारधारा ये मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? तो ये है फेबियन समाजवाद, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों फेबियनवाद ने भूमि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में समाज जन मूल्यों की पहचान की है। समस्त मूल्य का जन्मदाता समाज है, इसलिए उस पर समाज का ही नियंत्रण और अधिकार होना चाहिए, तभी इसका उपयोग सबके हित में किया जा सकता है। तो दोस्तों श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है, ये विचारधारा फेबियन समाजवाद की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद का तत्व नहीं है? आपको बताना है। राज्य को दिव्यता प्रदान करना सही है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध सही है, अत्यधिक नस्लवाद सही है और दोस्तों पूंजीवाद का विरोध। तो इसमें आपको बताना है कि दोस्तों कौन सा जो है फांसीवाद का तत्व नहीं है।
तो सही उत्तर है फांसीवाद पूंजीवाद का विरोध नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। फांसीवाद या जिसको नाजीवाद के रूप में माना जाता है, ये फांसीवाद का एक रूप है। जाति पवित्रता, नस्लीय श्रेष्ठता, ये बहुत अधिक महत्व है। और फांसीवाद पूंजीवाद का मित्र है, ये व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर आधारित अर्थव्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उचित मानता है क्योंकि इससे आर्थिक उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, समस्त राष्ट्र का कल्याण होता है। लेकिन फांसीवादी तत्व ये दोस्तों राज्य को दिव्यता प्रदान करता है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध करता है और ये उग्र राष्ट्रवाद, देखिए उग्र राष्ट्रवाद का पोषण करता है और ये पूंजीवाद का विरोध नहीं बल्कि उसका सहायक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं बताइए। एक आवश्यक बुराई, अनावश्यक बुराई, दैवी संस्था या सकारात्मक अच्छाई। तो सही उत्तर है जो समाजवादी विचारक हैं, सोशलिस्ट थिंकर हैं, ये राज्य के कार्यों के बारे में हस्तक्षेप विहीनता के विपरीत अधिकतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं और समाजवादी कार्यों के सिद्धांत के समर्थक राज्य को बुराई के स्थान पर आवश्यक भलाई या सर्वोच्च एवं सकारात्मक भलाई मानते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। अगला प्रश्न एक कथन है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं। ये कथन किसका है? हीगल, लेनिन, मुसोलिनी या स्टालिन। तो सही उत्तर है दोस्तों मुसोलिनी। मुसोलिनी फांसीवादी था और उसने सर्वाधिकारवादी राज्य का चित्रण करते हुए कहा था कि विश्व की कोई भी मानवीय अथवा आध्यात्मिक वस्तु राज्य के बाहर नहीं हो सकती और यदि हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है, सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर अथवा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व शांति कायरों का स्वप्न मात्र है, यह युद्ध के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। ये किसका कथन है? एक बार ये कथन फिर से सुनते हैं दोस्तों कि विश्व शांति कायरों का स्वप्न मात्र है, ये युद्ध के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। तो ये कथन आपका मुसोलिनी का है। दोस्तों देखिए मुसोलिनी कहता है कि जो लोग विश्व शांति की बात करते हैं वे कायर हैं, क्योंकि विश्व शांति कभी भी संभव नहीं है। शांति तो एक ऐसे तालाब के समान है जहां पानी ठहर कर गंदा हो जाता है। और मुसोलिनी कहता है कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मिल, टी.एच. ग्रीन, बेंथम या हाब्स। तो आप जान लीजिए कि मिल एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण समर्थक एक व्यक्ति एक मत का बेंथम है और आप जान लीजिए कि बेंथम दोस्तों एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा जे.एस. मिल। दोस्तों जे.एस. मिल केवल शिक्षित निर्वाचकों को, धन रखने वाले धनी लोगों को दोस्तों वो मताधिकार देने के पक्ष में हैं। जिनके पास शिक्षा है, योग्यता है, धन है, उनको ही केवल मिल जो है वो मताधिकार देने की बात करता है। मिल का कहना है कि अधिक शिक्षित नागरिकों को बहुल मतदान का अधिकार होना चाहिए और शिक्षित और अशिक्षित सबको समान मताधिकार प्रजातंत्र की एक असंगति है और इसके दूर करने के लिए वो शिक्षित लोगों को एक से अधिक मत और अशिक्षितों को केवल एक मत देने की बात करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए संवर्ग, संगठन, नेतृत्व या वित्त। तो सही उत्तर है संवर्ग या काडर। दोस्तों राजनीतिक दल के अध्ययन में सदस्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका एक संगठन होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप जान लीजिए कि नेतृत्व और वित्त इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवर्ग महत्वपूर्ण नहीं है। संवर्ग जो है वो केवल साम्यवादी दलों की विशेषता है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, ये कथन किसका है? देखिए मॉन्टेस्क्यू, डी टाकविले, रैमजे मेयोर या लास्की। तो सही उत्तर है डी टाकविले। दोस्तों कुछ विचारक ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व की बात कहते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
टॉमस पेन डी टाकविल ये कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान किसी संविधान सभा का परिणाम नहीं है, नहीं लिखा गया है। ब्रिटिश संविधान लचीला है, यानी संशोधन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, और संवैधानिक कानून या आधारभूत नियमों का अभाव है। इसीलिए इंग्लैंड में कहा जाता है कि कोई संविधान नहीं है, और ये कथन डी टाकविले का है। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 249, 250, 251 या 252? तो सही उत्तर क्या है? 249। दोस्तों, आर्टिकल 249 के अधीन यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प के जरिए ये घोषणा कर दी जाए कि राष्ट्रीय हित में ये जरूरी है कि राज्य सूची में शामिल किसी विषय के बारे में संसद विधि बनाए, तो समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय के बारे में संसद विधि बनाने के वास्ते सक्षम होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की सही परिभाषा है? पहला है ठीक संविधान के अनुसार शासन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान का होना, या उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन। तो दोस्तों, संविधानवाद जो है संविधान द्वारा सीमित शासन होता है। इसमें व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी होती है। केवल संविधान के नियमों के आधार पर जो शासन होता है उनको संविधानवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निरंकुश शासक भी या अधिनायकवाद भी एक संविधान बनाकर संविधान पर आधारित शासन को संविधानवाद का जो है रूप ठहरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, संविधानवाद वही हो सकता है जो उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार हो, व्यक्तियों के हित, स्वतंत्रता, अधिकारों की बात जहाँ पर की जाए और उनको हर चीज़ की आज़ादी हो, उसे ही संविधानवाद की सही परिभाषा में रखना सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक पर रोक लगा सकती है या रोक सकती है कितने दिन के लिए? 10 दिन, 14 दिन, 1 माह या बिल्कुल नहीं रोक सकती? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 1092। अनुच्छेद 109(2) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के लिए, देखिए ऑप्शन बी, 14 दिन की अवधि के भीतर वो विधेयक अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी। ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, और लोकसभा के लिए राज्यसभा की सिफारिशों को मानना या न मानना बाध्यता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। याद रखिएगा, आर्टिकल 169 यानी अनुच्छेद 169, और अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधानसभा उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा राज्य में विधानसभा का उत्पादन, उत्साधन या सृजन कर सकेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है, या संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? या ये प्रश्न ऐसे भी आता है कि राज्यसभा को किस विषय पर अनन्य अधिकार प्राप्त हैं? तो ये है ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। तो आर्टिकल 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा ये घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा जरूरी है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन का उपबंध कर सकेगी। तो याद रखिएगा, राज्यसभा को प्राप्त ये अनन्य अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने संघात्मक सरकार या फेडरल गवर्नमेंट की परिभाषा देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है? संघात्मक सरकार को राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने वाला राजनीतिक संयंत्र किसने माना है संघात्मक सरकार को?
तो ये है दोस्तों A.V. डायसी। दोस्तों देखिए, संघात्मक शासन ऐसा शासन होता है जिसमें संविधान द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच सख्त विभाजन किया जाता है और ऐसा प्रबंध किया जाता है कि इन दोनों पक्षों में कोई एक अकेला इस सख्त विभाजन में परिवर्तन न कर सके। और इसी संबंध में डायसी का कहना है कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य या मेल करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक शासन से संबंधित है कि कौन सा संसदात्मक सरकार का अर्थ है। पहला है जहां संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया हो, जहां राज्य का प्रधान निर्वाचित हो, जहां वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संसद हो, या फिर जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। तो दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय शासन भी कहा जाता है और यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारतीय संविधान दोस्तों यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय शासन या उत्तरदायी शासन कहा जाता है। और कार्यपालिका जो होती है, जो कैबिनेट होती है, अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? 8, 9, 10 या 11? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 10। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 11, ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 दोस्तों आप देखिए कि संसद को, ये आप देख सकते हैं, संसद को भारत की नागरिकता के अर्जन और निरसन के संबंध में और उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में विधान यानी कानून अधिनियमित करने की शक्तियां हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली या प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं दोस्तों कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कई बार? तो सही उत्तर है केवल 1 बार। ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा, आप देख लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान को केवल 1 बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अधिकारों में से किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी की स्थिति में राजकीय सहायता या आश्रय पाने का अधिकार? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षा पाने का अधिकार। ये था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। देखिए 1992 में मोहिनी जैन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का आगे विस्तार किया और शिक्षा के अधिकार को भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया है। और जीवन का अधिकार आप जानते हैं मौलिक अधिकार है, तो इसी तरह शिक्षा पाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आ गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है? देखिए, संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है तो कर सकती है। वे निरपेक्ष और अमर्यादित हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए कि संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है तो कर सकती है, इसलिए सही नहीं है। निरपेक्ष और अमर्यादित हैं, ये भी सही नहीं है। वे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ऐसा भी नहीं है। और वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार हैं वो निरपेक्ष और असीमित नहीं है। लगभग हर अधिकार के साथ स्वयं संविधान उचित प्रतिबंधों का उल्लेख भी करता है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि मूल अधिकारों में जो परिवर्तन है वो संसद उसमें संशोधन जरूर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को
चाहे वो विदेशी हों या देश के रहने वाले हों, सभी को प्रदान किया गया है। और दोस्तों, संविधान संशोधन के माध्यम से ही वो न्यायपालिका द्वारा निर्वाचित संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या होता है? संविधान निलंबित हो जाता है, सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, संसद की विधायनी शक्ति का विस्तार हो जाता है, या फिर देखिए राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य हो जाते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल या जो इमरजेंसी की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की विधायनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जो है जस्टिस की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 यानी 127 में वर्णित है और ये केवल उच्चतम न्यायालय में ही होता है। और आप जान लीजिए कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय का कोई सत्र है इसको आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्त या कोरम प्राप्त नहीं होती है, तो भारत का जो चीफ जस्टिस होता है ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद किसी जो है दोस्तों किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रखने के लिए जो है जो अनुरोध कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? तो आप जानते हैं ये है भाग 9 और भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 243 अड़ के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ये भाग 9 में वर्णित है। अगले प्रश्न पर आते हैं और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? भारतीय राज्यसभा, अमेरिका की सीनेट, कनाडा की सीनेट या फ्रांस की सीनेट? तो दोस्तों, दुनिया की अन्य द्वितीय सदनों के विपरीत सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए अन्य सदनों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। और अमेरिका की सीनेट, याद रखिएगा, ये दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन ये अमेरिका का सीनेट है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। साथ ही आप इनको अपने जो है रिवीजन या मूल्यांकन में भी इन प्रश्नों का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।